नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक मैं कहूँगा कि मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। एक जानिब हुकूमत के चंद मस्बत इक़दामात हैं जिनकी वजह से ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि आगे जाके पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसमें यह चीज़ भी शामिल है कि दीगर ममालिक से अब हमें फ़ंड्स मिल गए हैं, वो किसी भी सूरत के अंदर हो, लोन की सूरत में हो, डेफर्ड पेमेंट्स की सूरत में हो, ग्रांट्स का अभी तक मुझे पता नहीं कि उसमें कोई हिस्सा हो, यानी कि ऐसी रकम जो कि पाकिस्तान को मिल जाए और फिर हमें लौटानी ना पड़े। लेकिन ये याद रखें, देयर इज़ नो फ्री लंच। कोई भी हमें बेवजह पैसे नहीं देगा बग़ैर कुछ रिटर्न लिए। तो ज़रूर कुछ ना कुछ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पोशीदा बात है, लेकिन कोई ना कोई बात ज़रूर होगी अगर कोई हमें फ़ंड देता है इस तरह से कि वो वापस न लौटाने पड़ें। अभी तक के मुझे इसकी वजाहत मौजूद नहीं है कि कितना फ़ंड ऐसे मिला होगा। वैसे ज़्यादातर कर्ज़ों की बात की जा रही है जो हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हैं। मलेशिया का भी एक दौरा रहा इमरान खान साहब का, जिसके बाद ऐसा तासुर मिला कि वो मलेशिया जो गए हैं वहाँ से भी चंद कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे, चाहे वो सरमायाकारी की सूरत में ना हो, लेकिन कभी कभार कहते हैं कि एडवाइस इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूबल। तो अगर महातीर मोहम्मद साहब जो कि अभी मौजूदा वज़ीर आज़म मलेशिया हैं, पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं और पाकिस्तान को कुछ सलाह मशवरे देते हैं, तो वो भी पाकिस्तान के लिए बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने तो हमें इमदाद दी है, वो किस सूरत में है, लोन की सूरत में है, डेफर्ड पेमेंट्स की सूरत में है या किसी और शक्ल में है, उसका अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। हुकूमत के चंद इक़दामात इस नौइयत के हैं जो कि रिलीफ रिलेटेड, ये रिलीफ रिलेटेड इक़दामात जो हैं शुरू में नहीं किए गए। शुरू में आवाम को काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया गया, जिसकी वजह से हुकूमत गैर मकबूल हुई। ताहम अपनी जमात और अपने लोगों के दरमियान मकबूल रही, क्योंकि वो भी ये महसूस कर रहे थे कि जनाबे वाला आगे जाके हालात ठीक हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है हमेशा अगर मैच होगा तो चंद विकटें तो गिरेंगी, मैच जीत भी जाएँ तो विकटें तो फिर गिरती ही हैं, अपनों की भी और मुखालफिन की भी। इसी तरह हुकूमत को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बहुत सारी जगह के ऊपर गैर मकबूलियत हुई क्योंकि इक़दामात सही नहीं थे। फिर उसके बाद जब आप रिलीफ की राह लिए तो देखा है कि लोगों में वाह वाह की क्या अहमियत होती है। फिर चंद साथी भी छोड़ के चले गए बीच में, आपने देखा होगा कुछ लोग ख़ास तौर पे जो मीडिया के ऊपर पीटीआई के बड़े सपोर्टर्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे जुदा होते जा रहे हैं। फिर वज़ीर ख़जाना की कारकर्दगी है, उसका मामला भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह का है कि उस पर मुख्तलिफ आरा यहाँ पर भी पाई जाती हैं। असद उमर साहब के मुतलिक मैं ये कह सकता हूँ कि वज़ीर ख़जाना बनने से पहले उनके बारे में बहुत सारी मस्बत आरा पाई जाती थी। ताहम वज़ीर ख़जाना बनने के बाद अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके बारे में क्या राय पाई जाती है। मेरे ख़्याल से अगर वो भी देख रहे होंगे तो उनको मेरे ख़्याल सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए ये पता चल चुका है कि लोग उनके मुतलिक क्या सोचते हैं। ये भी एक चीज़ है जो कि गौर तलब। फिर उसके बाद बात यह है कि अब रिलीफ के मेजर्स क्या लेने हैं। हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी है कि चीज़ें कैसे सस्ती की जा सकती हैं, या फिर महंगाई की जो रफ्तार है उसको कम किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो है वो ये भी देखना है कि जो महंगाई का सिलसिला अगर काबू में आ जाता है तो फिर हमारे यहाँ माशी तरक्की को कैसे एड्रेस करना है। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि अब मुल्क को कौन से ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है और हुकूमत को क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे मईशत का पहिया तेज़ चलना शुरू हो जाए और महंगाई भी काबू में आ जाए, रोज़गार भी बढ़ जाए और हमारे मुल्क की जो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, ख़ास तौर पर आप देखें बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उनको हमने ओवरकम करना है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब जो कि मेंबर हैं NFC के। सर, वेलकम करता हूं आपको शो में। जी शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब, अब बात यह है कि हुकूमत ने रिलीफ का रास्ता लिया, ऐसा महसूस होता है। मिनी बजट के ज़रिए उन्होंने ऐसा तासुर दिया है कि अब आवाम के दिल जीतने के बारे में सोचा जा रहा है। बात यह है कि अब बहुत सारे रिलीफ मेजर्स लेने पड़ेंगे बिकॉज पॉपुलैरिटी इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ ए गवर्नमेंट सक्सेस।
तो आपके ख्याल से कौन कौन से ऐसे इक़दामात आने वाले मुस्तकबिल में हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि मईशत का पहिया तेज़ चलाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई थिंक ये जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने इख्तियार की है, आई थिंक ये अच्छी सोची समझी स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक पाकिस्तान में बहुत डूम एंड ग्लूम की एटमॉस्फेयर बन चुका था जी। और पर्टिकुलरली हमारे जो एंटरप्रेन्योरियल क्लास है या बिज़नेस क्लास है, वो एक साइड पे बैठी ख़ासी शोर मचा रही थी और अपने एक किस्म का पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो गिरती चली जा रही थी। सो आई थिंक ये गवर्नमेंट अगर मिनी बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस का बोझ डाल देते जो जिसका एक्सपेक्टेशंस थी सब तरफ, तो वो डिस्पोंडेंसी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता और उससे ये नुकसान होना था कि जो भी आपने रिफॉर्म्स करनी थी उससे फिर फर्दर स्पायरलिंग डाउन इफ़ेक्ट आना था और इकॉनमी जो है वो नीचे की नीचे चली जानी थी। सो आई थिंक गवर्नमेंट ने जब उसको बैरून मुल्क एक सपोर्ट नज़र आई जो मिली उसको, जिसमें कमिटमेंट्स हुई 3-4 माह में ख़ासी $20 अरब के करीब की कमिटमेंट्स आ गई, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो इमिनेंट डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था वो ख़त्म हुआ और उसमें अब आपको एक विंडो और एक स्पेस मिली है जिसको हुकूमत ने अब इस्तेमाल करना है। पहले कॉन्फिडेंस जनरेशन थी, अब उनको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी क्योंकि ये जो पैसा अभी आपने रेज़ किया है ये स्टॉप गैप मेजर है। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये पैसा भी आपके कर्ज़ों में शामिल हो जाएगा और इसको भी हम फिर सर्विस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मेरे जहन में एक कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी कम्पेटिटिवनेस, पाकिस्तान की इकॉनमी की प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर पर्सन, आउटपुट पर इनपुट, पानी मसलन एग्रीकल्चर में जितना हम पानी इस्तेमाल करते हैं उतनी आउटपुट नहीं लेते। जितनी हमारी पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में या मैन्युफैक्चरिंग में उससे आउटपुट नहीं मिलती। टेक्नोलॉजी में हम बड़े पीछे रह चुके हैं। फिर भी हमारा एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है और वो यूथ बल्ज जो है उसके लिए तकरीबन हमें 30 लाख के करीब रोज़गार के मौके हर साल चाहिए अगले 10-20 सालों के लिए। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ग्रोथ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है और अगर आप ग्रोथ करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपके ये जो इंडिकेटर्स हैं जिसमें आपकी बहुत सी डेट का सबसे बड़ा ओवरहैंग है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है और ग्रोथ में आप रिफॉर्म्स करने में आसानी भी होती है। सो आपने जो बात की कि हमें अब रिफॉर्म्स किस किस्म की चाहिए, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि वो बिजली की रिफॉर्म्स चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की नॉन कम्पेटिटिवनेस की एक बहुत बड़ी वजह वो पाकिस्तान की बहुत महंगी बिजली है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप चूँकि माजी में इस ओहदे पर फाइज भी रहे हैं तो इस चीज़ की वजाहत कीजिएगा कि पावर सेक्टर रिफॉर्म आपके दौर में भी कुछ होना शुरू हुए थे, कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि उनको हाईलाइट कर दिया गया है, नाउ समथिंग इज गोइंग टू हैपन। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि वो गवर्नमेंट ज़ाहिरी बात है केम टू एन एंड, लेकिन मेन एम ये है कि वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स थे क्या, उनको ज़रा हाईलाइट करके बताएं। देखें, उस वक़्त अगर वो रिफॉर्म्स चलती रहती तो आज हम इस मुश्किल में ना होते। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट 2008 के बाद आई उसने भी रिफॉर्म्स नहीं की और जो गवर्नमेंट 2013 के बाद आई उसने भी रिफॉर्म्स नहीं की। आप इससे एक अंदाज़ा लगाएं कि 2008 में पाकिस्तान का एक इंडिकेटर है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, वो तकरीबन 24% था और नेक्स्ट गवर्नमेंट 2008 से 2013 तक में वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 13-14% से ऊपर नहीं गया। उसके बाद जो 2013 से 2018 वो भी कोई 14-15% पे रहा। इसका मतलब ये था कि हमारे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में कोई मसला है और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में
एक तो बहुत ज़्यादा रेड टेपिज़म है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक लीगल सिस्टम है, बहुत ज़्यादा जो है बंदिशें हैं, ओवर रेगुलेटेड है। और उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ था वो ये था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उसका मेन फैक्टर जो था वो बिजली का था। सो आपने पूछा कि बिजली में अब क्या चाहिए। शॉर्ट रन में तो इमीडिएटली जो चोरी बिजली की हो रही है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 2-3 अरब डॉलर की बिजली चोरी होती है इन वन वे और दी अदर। उसके साथ इनएफिशिएंसीज भी हैं, उसके साथ साथ जो महकमे हैं हमारे वो फरसूदा हो चुके हैं, उनमें जो हर चीज़ जो है वो पब्लिक सेक्टर की है, हुकूमत की है, और प्राइवेट सेक्टर का कोई ख़ास रोल नहीं है। सो एक इन अ नटशेल अगर कहा जाए तो पावर सेक्टर में आपको वही करना पड़ेगा जो पिछले 20 साल में आपने टेलीकॉम सेक्टर के साथ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन जो है हमारे मुल्क के अंदर ये काफ़ी हद तक जो है पब्लिक सेक्टर के पास है। लीव अलोन ओनली कराची अगर आप कह दें तो वो भी मैं कहूँगा कि सिर्फ विद इन द सिटी अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, बिलिंग वगैरह जो है वो बाकी, लेकिन चीज़ें जो है वो पब्लिक सेक्टर के पास है। जी, सारी पब्लिक सेक्टर के पास है। हत्ता कि अगर आप जनरेशन को भी देखें तो जनरेशन में भी कोई कंपटीशन नहीं है, वो भी आपने पब्लिक सेक्टर के साथ लॉन्ग टर्म वायदे करके बड़े महंगे वायदे किए हुए हैं और उसके तहत दे रहे हैं। सो आई थिंक ये मैं कहने में हक बजानिब होऊंगा कि जो पावर सेक्टर है और उसके साथ साथ जो गैस का भी सेक्टर है ये तकरीबन 100% ही हुकूमत के इशारों पे चलता है और हुकूमत की मैनेजमेंट पे चलता है। और ये उसी तरह है जैसे टेलीफोन का महकमा होता था आज से 20 साल पहले, जो हुकूमत के इशारों पे चलता था और उसका नतीजा ये था कि 6-6 महीने आपको टेलीफोन नहीं मिलता था, कहीं कहीं साल गुजर जाते थे टेलीफोन मिलने में, और कीमत बहुत ज़्यादा होती थी और एफिशिएंसी भी ठीक नहीं थी। लेकिन उसमें जब आपने कंपटीशन लाने में कामयाब हुए तो सब चीज़ें जो हैं वो अब सबसे बड़ा रेवेन्यू। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं एक मौजू को ना कभी पावर सेक्टर में भी अपनी तवज्जो हटाता नहीं उससे, वो है सीपेक। हमें शुरू में बताया था कि ये एनर्जी कॉरिडोर है, इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ कि 5 साल हमें सर यही मंजन जो है बेचा गया है। अब वो बात ये है कि वो दे सेड दैट इट्स एन एनर्जी कॉरिडोर एंड द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट विल बी इन एनर्जी, बट द थिंग इज 4 years हैव पास्ड नाउ, इफ आई कैन से दैट 2015 to 2019। अनफॉर्चुनेटली मैंने पावर सेक्टर के अंदर कोई सीपेक रिलेटेड मंसूबों से कोई मेजर चेंज नहीं देखा। इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं ना हमें प्लीज। जी देखें, सीपेक असूली तौर पे तो एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर है जो पाकिस्तान और चीन को लॉजिस्टिकली कनेक्ट करता है और जो इसमें गवादर पोर्ट से लेके खुंजराब पास तक एक कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉजिस्टिक नेटवर्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे। उसमें पाकिस्तान ने अपना बिजली का जो शॉर्टफॉल चल रहा था वो डाल दिया और अनफॉर्चुनेटली उसको बग़ैर सोचे समझे डाला गया और एट द एंड ऑफ द डे वो सबसे महंगी बिजली जो है उसी सीपेक के तहत ही आनी शुरू हुई। जो दुनिया में अगर वो 4-5 रुपए की बनती थी तो सीपेक में हमने 8-9 रुपए की उसको ख़रीदा और उसी में अब मसला ये बना है कि वो कोई पूछने वाला भी नहीं है क्योंकि चीन बीच में इन्वॉल्व है। तो वो अगर आप उसको ज़्यादा ख़रीदेंगे तो उसमें बहुत से मसले मसाइल भी होंगे। लेकिन ये डेफिनेटली गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी नाकामी थी कि आपने अब आप ये देखें कि 1300 अरब रुपया सर्कुलर डेट हो चुका है। आपको पता है कि पूरे पंजाब का करंट जो बजट होता है वो इससे कम है। सो अगर आप सिर्फ सर्कुलर डेट ही 1300 अरब है और बाकी जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं जो हर सारा कंज्यूमर पे कर रहा है जिसकी जेब में से जा रहा है वो तो अरबों डॉलर्स जा रहे हैं और उसकी वजह से इकॉनमी जो है वो बिल्कुल एक किस्म की डेड इकॉनमी होती जा रही है। सो आई थिंक कि इसको ठीक करना बहुत लाजमी है लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इसमें पहले चोरी को भी रोकें और उसके साथ साथ इसको कंपेटिटिव पावर मार्केट बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए सलाहियत चाहिए, उसके लिए अच्छी मिनिस्ट्री चाहिए, उसके लिए अच्छे इदारे चाहिए और बड़ी जल्दी ये काम
करने की ज़रूरत है। एसेंशियल दूसरी चीज़ है। चीज़ मैं जो फिर है- से हमेशा आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक टाइट कॉर्नर में ले जाता हूँ और आपसे यही बात पूछता हूँ कि सर, टीम का मसला आप माने या ना माने, देखें अब हर प्लेटफॉर्म पे यही बात हो रही है, टीम का इशू है। और इमरान खान साहब को भी अब तक तो पता लग गया होगा, हर जगह पर टीम के बारे में बातें हो रही हैं। कुछ टीम के बारे में बात तो करनी पड़ेगी ना। आफ्टर ऑल, फॉर हाउ लॉन्ग कैन वी लीव इट कंप्लीटली अनअसेस्ड? देखें, अगर आप देखेंगे पिछली हुकूमतों के पास भी कोई ख़ास टीमें इस तरह से तो नहीं थी, और उनका क्योंकि फोकस ऐसा था जो कि एक ज़्यादा हम डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन अब फोकस मेरा ख्याल है डिफरेंट है। अब ये है कि विज़न है इमरान खान साहब की कि मुल्क को सही डगर पे डालना है, ऑनेस्टली काम करना है, ट्रांसपेरेंटली काम करना है, और जैसे दूसरे ममालिक में अच्छी डिसीजन मेकिंग है वो करनी है। अब ठीक है कि इस वक्त हमें अपनी टीम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमको अपने प्रोसीजर्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें अब हुकूमत के स्ट्रक्चर को बेहतर करने की, सो इट इज़ नॉट जस्ट कि आप टीम के ऊपर ही बात करें, बट स्ट्रक्चर पे भी बात करें, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ों में, जैसे मैंने बात की कि कंपटीशन नहीं लाएंगे तो ये नहीं होगा। तो कंपटीशन लाने के लिए तो आपको पूरी ब्यूरोक्रेसी चाहिए, आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उसमें प्रोफेशनल्स चाहिए, आपको नेप्रा में बहुत प्रोफेशनल्स चाहिए, आपको पीबीआईबी में बहुत प्रोफेशनल्स चाहिए। तो आपने भी कंपटीशन की बात की। मैं सर, आप चूंकि मेरे ख्याल से फ्री मार्केट सिस्टम के प्रोपोनेंट ही होंगे, और जो मॉडर्न ज़्यादातर इकोनॉमिक स्कॉलर्स हैं वो फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री ट्रेड, फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड में बिलीव करते हैं। लेकिन जिस संप में हम जा रहे हैं, वी फील कि ये वन वे स्ट्रीट है, ये तो टू वे स्ट्रीट है। अगर हम दूसरों को अपनी मार्केट को एक्सेस नहीं देंगे तो वो भी फिर हमें अपनी मार्केट में आने नहीं देंगे। ये नया उसूल है दुनिया का। हम अपने तरफ से बड़े असूल बना लेंगे, जी हम दूसरों का माल पाकिस्तान नहीं आने देंगे और हम लग्जरी नहीं आने देंगे वगैरह वगैरह, तो दूसरे भी फिर कहेंगे कि भाई इतनी उस्तादी हमारे साथ नहीं करो, फिर तुम्हारा भी माल हम अपने मिजाज से लेंगे। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल। आई थिंक एक चीज़ तो बड़ी, जो हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर कंपटीशन की, उसमें तो कोई हमें मसला नहीं है, वो तो हमने खुद इंटरनली करना है, और उसका सिर्फ एक ही वजह है कंपटीशन की कि हमने कीमत को नीचे लेके आना है और सर्विस को बेहतर बनाना है। जैसे टेलीकॉम में हुआ, कीमत भी नीचे आई, सर्विस भी बेहतर हुई। इसी तरह, और वो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर बन गया। इसी तरह अगर पावर में हम कंपटीशन लाते हैं, कीमत भी नीचे आएगी, सर्विस भी बेहतर होगी, और हो सकता है पावर सेक्टर हमें रेवेन्यू भी देना शुरू कर दे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक आपने बात की, देखें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज जो है ना, उसकी मैन पावर है। ऑल बी इट वो इतनी वेल ट्रेंड अभी नहीं है, लेकिन 210 या 220 मिलियन का मुल्क है जिसमें 60% 25 साल से कम है। तो पाकिस्तान तो दुनिया की एक फैक्ट्री की तरह की चीज़ है, जहाँ पे अगर आप फैक्ट्री नहीं लगाएंगे और जॉब्स नहीं देंगे इन नौजवानों को, तो वो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ज़राअत में तो इतने ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इस अहम चीज़ के मुतालिक आपसे बात करता हूँ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर सलमान शाह साहब से बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठा दिया कि जनाब हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है जिसमें नौजवानान की तादाद भी बहुत है, अगर उनको रोज़गार मुहैया ना किया गया तो फिर वो क्या करेंगे। ये बड़ा ही अहम सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ लोग तवज्जो नहीं देते। सियासी तकरीरों के अंदर लोग ने, क्योंकि ये बात इंडिया में भी की जाती है, मैं पहले सोचता था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लफ्ज़ कहाँ से आया है, नौजवानान की तादाद इतनी ज़्यादा है, इसका नंबर फिगर कहाँ से आया है। फिर अचानक हिंदुस्तान के एक मशहूर ताहम
एक गैर मारूफ सियासतदान की तकरीर सुनी, जिसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि हमारे बहुत सारे सियासतदान खालिसतन उनकी तकरीर को कॉपी करके पड़ोसी मुल्क के सियासतदान की अपने यहाँ उसको लगा देते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचते नहीं हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपसे मैं अब ये जानना चाहूँगा, बात ये कि आपने जिस नुक्ते को उठा दिया है, ये इस वक्त बेचैन किए वो पूरे पाकिस्तान को। लोग परेशान हुए हैं, ख़ासतौर पर मैं आपको बताऊँ, नौजवान और यूथ हमारे यहाँ, उनको रोज़गार मुहैया नहीं किया जा रहा। एक पहले स्कीम लेकर आए थे, आई डोंट नो, बिलियंस ऑफ रुपीस की स्कीम थी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की, लेकिन आई डोंट नो कि वेदर इट यील्डेड एनी रिजल्ट और नॉट। अब फ्यूचर के अंदर क्या करना पड़ेगा इस यूथ को मुलाजमत देने के लिए? ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान का वेज रेट है, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा लेबर जिस कीमत पे काम करता है, वो चीन के साथ अगर मुकाबला करें तो उसका 1/6 है। और यानी कि चीनी एक वर्कर पाकिस्तानी वर्कर से 6 गुना ज़्यादा महंगा है। और अगर हम अमेरिका के वर्कर से कंपेयर करें तो हमारे वर्कर से अमेरिकन वर्कर 50 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। सो इसका मतलब है, जैसे पहले भी दुनिया में हुआ कि कोरिया बना वो वेज रेट के ऊपर बना, अगर चीन की इकॉनमी डेवलप हुई क्योंकि वहाँ पे सस्ती लेबर थी, इसी तरह थाईलैंड में, मलेशिया में, तो अब पाकिस्तान की टर्न है। पाकिस्तान ने भी दुनिया की सारी चीज़ें बनानी हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी और उसके लिए माहौल आपको बनाना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ा डिविडेंड हमें सीपेक में मिल रहा है, जिसके तहत एक तो चीन की इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी है, उससे हमें एक कनेक्टिविटी मिल रही है। दूसरा, चीन के साथ हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो अभी तक काम नहीं उसने कोई ख़ास किया, लेकिन उसमें अब बेहतरी लाई जा रही है, जिसके नतीजे में चीन ने प्रॉमिस की है पाकिस्तान को कि वो चीन की मार्केट में अरबों डॉलर की सहूलत देगा पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कि वो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें। सो मुझे लगता है कि अगर हम ये स्पेशल इकनॉमिक जोन सही तरीके से बनाएं, चीन के साथ हमारे तजारती तल्लुकात में FTA एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बने, वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी आए, यहाँ से चीज़ें बन के वापस चीन जाएं, तो हमारी बड़े हद तक जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सर, लेबर कॉस्ट तो बेशक, लेबर कॉस्ट तो शायद पाकिस्तान की कम हो, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा है। वो जो पैदावार कर रहे हैं उनकी पैदावारी लागत कम आती है। चीन में आजकल के हालात में भी शायद पैदावारी लागत कहीं कम है, इसीलिए वो हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, दुनिया में मैन्युफैक्चर भी कर पा रहे हैं। हम अगर ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट देखें तो उसमें शायद इतने अच्छे नहीं हैं। नहीं, उसमें अगर आप ये देखें कि चीन में भी अब जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मसलन उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, इस किस्म की जो लेबर ज़्यादा लेती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ चीन से अब निकल रही हैं और कुछ वियतनाम और कंबोडिया चली गई हैं, लेकिन वो सारी पाकिस्तान भी आ सकती हैं। और वो बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के सामने अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दुनिया का 34% जो टेक्सटाइल ट्रेड है वो चीन के पास है, और अगर वो चीन की मैन्युफैक्चरिंग बेस और पाकिस्तान में सिर्फ 2% है टेक्सटाइल का बिजनेस दुनिया का। सो अगर चीन से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी कम है वो भी इंक्रीज हो सकती है और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स भी जा सकती हैं। सो बट एक और बात मैं जो आपको कह रहा था कि अब अमेरिका ने आपसे FTA की जो बात की है, और अगर वो भी अगले चंद सालों में FTA अमेरिका से भी बन सकता है, तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया का इस खित्ते का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा, क्योंकि चीन की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, दूसरे ममालिक की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास दोनों चीन और अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और ये मेरा ख्याल है दुनिया में किसी ममालिक के पास अभी मैंने तो नहीं देखा जहाँ पे ये दोनों के साथ हो और दोनों पाकिस्तान को इनकरेज कर रहे हों कि वो उनसे इकनॉमिक इंटीग्रेशन करें। सो पाकिस्तान के पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इशू जो है कि हमने माहौल को ठीक करना है, हमने अपने कानून जो हैं उनको आसान बनाना है, हमने अपनी रेगुलेशन को आसान करना है, हमने अपनी कॉस्ट जो हैं उनको नीचे लेके आना है। हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा तरक्की होने जा रही है,
बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शहर बनेंगे, क्योंकि देहातों से लोग जो हैं वो अब शहरों में आएंगे, और शहरों की इकॉनमी वैसे भी देहात की इकॉनमी से ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है जी। और उसके साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट भी आ जाए और टेक्नोलॉजी भी आ जाए तो अगले 10-20 साल में पाकिस्तान एक मेजर डेवलपिंग कंट्री होगा जो तेज़ी से ग्रो करेगा। और जो हमने कोरिया वगैरह में देखा या चीन में देखा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की भी अब टर्न आ रही है, क्योंकि इस खित्ते की जंगें भी ख़त्म हो रही हैं। इस खित्ते में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग जीती है, और अगर ये इकनॉमिक हमारा फोकस हो जाए और इकनॉमिक की तरफ हम आ जाएं और ये 2-3 साल में हमारा पहिया जो है ये तेज़ी से चलना शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि एशिया की सबसे तेज़ इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की होगी। सर, आपने बड़ी एम्बिशियस बात की है, यकीन करें दिल खुश तो बहुत है, और मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता शायद मान भी लेगा आपकी बात को। लेकिन आप कहते इस अंदाज़ में हैं कि शायद मानने को दिल करे, लेकिन पता नहीं क्यों माजी के वाक़यात की वजह से कोई मूड बनता दिखाई नहीं देता। लेकिन आपकी बात पर भरोसा करने को जी भी चाहता है, और आपने बड़ी मंतक के साथ पेश की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर सलमान शाह साहब। ख्वाहिश आपकी है, जैसे आपने कहा कि एक विज़न भी एग्जिस्ट करती है, अनफॉर्चुनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मैकेनिज़्म और अपरेटस चाहिए उसके बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं। आज ताजिर सनतकार थोड़े से तंग हैं। हुकूमत पॉलिसियाँ मुरतब तो करती है, ताहम ये जो आपने फैक्ट्रियाँ लगने और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, उस पर शायद उतनी तवज्जो नहीं है, या शायद समत ठीक नहीं है। उस समत को ठीक करने के लिए भी कुछ बात भी करें, और मुमकिन है हुकूमत आपको किसी थिंक टैंक का हिस्सा बनाए। ये NFC की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ताहम ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने जो गोल्डन बातें की हैं ये उन तक बराह रास्त पहुँचे, कुछ एक्शन भी लें वो इस पर। देखें, एक तो ये है कि पाकिस्तान तकरीबन 2008 में, जैसे मैंने बात की आपसे, इन्वेस्टमेंट टू GDP 24% तक थी, आज वो 15% है। सो नंबर 1 पॉलिसीज़ हमारी ऐसी आएँ कि वो वापस हम 24 से बल्कि 30% की तरफ अगर चले जाएं तो बेशुमार इन्वेस्टमेंट हो सकती है। दूसरी बात यह है कि 2008 में हमारे मुल्क में $8 अरब की फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, जो उसके बाद $1-2 अरब से ज़्यादा नहीं आई। सो अगर ये जो मैंने बातें की हैं उसके नतीजे में आपने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे हालात इधर कर दिए, एनवायरनमेंट उसके लिए कंड्यूसिव कर दी, और वो एनवायरनमेंट उस वक्त कंड्यूसिव होती है जब आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो मोबिलाइज हो जाए, उसको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आनी शुरू हो और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, तो ये एक वर्चुअस साइकिल चल सकती है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करे, फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करे, और मार्केट एक्सेस भी आपके पास हो, चीन का भी और अमेरिका का भी। और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की जो फ्लोज़ हैं, जो आपको क्रेडिट मिल सकता है दुनिया से, कैपिटल मार्केट से, चीन की फाइनेंशियल मार्केट है, अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट है, यूरोप की, सो फाइनेंस भी आ जाए और ये सारी चीज़ें मिलें, और आपकी नौजवान जो एक बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए कुव्वत है, वो भी इसमें हम डालने में कामयाब हो जाएं। हाँ, चैलेंजिंग है मैनेजमेंट का, जो ये चैलेंज है, अगर हुकूमत इसमें कामयाब होती है तो पाकिस्तान कामयाब होगा। बड़ी मस्बत बात आपने की डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। एक अच्छी चीज़ अगर पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक ऐसा सोचा जा रहा है, और बात यह है कि इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी बात भी की जाएगी जहां पर फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें होने वाली हों जिससे मईशत आगे दौड़े, आगे पहुँचे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।